नमस्कार। हम लोग थर्ड ईयर के सेकंड पेपर इंट्रोड्यूसिंग सब सोशोलॉजी में हम अर्बन सोशोलॉजी पर चर्चा कर रहे थे। अर्बन सोशोलॉजी का हम कंसेप्ट्स देख रहे थे। उस पर आज हम लोग ग्लोबल सिटी के बारे में बातचीत करेंगे कि ग्लोबल सिटी क्या है, वैश्विक नगर क्या है, यह अवधारणा कहाँ से आई। एग्जैक्टली जो ग्लोबल सिटी का कंसेप्ट है, इसे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से ही जोड़ा गया है। 1990 के बाद से ही पूरे विश्व में प्राइवेटाइजेशन का जो दौर चला, सब कंट्रीज अपनी इकोनॉमीज़ को ओपन करने लगे जो क्लोज थी, और उसी से एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस था, इसी दौरान जो ये वैश्वीकरण, वैश्विक नगर की जो अवधारणा है, ये उसी से जुड़ी हुई है। 1991 में शासिस्का ससेन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ग्लोबल सिटी। इसमें उन्होंने पहली बार वैश्विक नगर की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा वैश्विक नगर हम उन्हें कह सकते हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी के संगठनात्मक केंद्र हैं। इस रेफरेंस में उन्होंने न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जैसे शहरों को उन्होंने ग्लोबल सिटी का एग्जाम्पल बताया। इन नगरों में की जो उन्होंने विशेषताएं बताई, उसमें था बहुराष्ट्रीय निगम कि उसमें इंटरनेशनल आपके ऑफिसेज हैं, उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों का होना, वैश्विक स्तर पर दी जाने वाली विभिन्न सेवाएं, बड़े बड़े वित्तीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जहां प्रधानता है। अगर इस अर्थ में हम देखें तो हम लोग बॉम्बे, दिल्ली को वैश्विक नगर कह सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जब आपका ट्रेड, कॉमर्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, तो इस क्षेत्र में, क्योंकि आप देखते होंगे कि बेंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद ये सिर्फ आईटी सेक्टर ही नहीं, ये व्यापार और वाणिज्य के भी बड़े केंद्र हैं, तो इन्हें भी हम वैश्विक नगर की श्रेणी में रख सकते हैं। इन सभी की जो जनसंख्या है वो भी 55 लाख से भी अधिक होने के कारण यह नगर पहले से ही मेगापोलिस में आते थे, और अब वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बाद अब हम उन्हें ग्लोबल सिटी में भी रख सकते हैं। वर्तमान में विश्व के सभी देश जो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था और एक कल्चर का जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसे वैश्विक माना जाता है कि आपका खाना पीना, रहना, लाइफस्टाइल और जिस तरह से कि आप जॉब्स में लगे हो, वो आप वर्ल्ड में कहीं भी जाकर आप सेटल हो सकते हो और आपको उस तरह के काम मिल जाएंगे, और आपका जो वर्क कल्चर है, जो आपका लाइफस्टाइल है, वो आपको इन सब बड़े शहरों में एक साथ ही मिल जाएगा। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो के अतिरिक्त वाशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, सिंगापुर, पेरिस, जेनेवा, बोस्टन आदि शहर भी ग्लोबल सिटी के एग्जाम्पल है, क्योंकि विद टाइम ये लोग भी काफ़ी ओपन हो गए। मल्टीनेशनल कंपनीज हर जगह हैं, और आपके जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इन सब जगह पर मिल जाएंगे। वैश्विक नगर को समझने के लिए हमें बड़े शॉर्ट में ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को समझना बहुत आवश्यक है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर विश्व के अनेक देश एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। यह परिवर्तन और एकीकरण की एक नई प्रक्रिया है, जो कि हमने पहले बताया था। 1990 से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप में उभर कर आई, जब पूंजीवादी और साम्यवादी देशों में जैसे ही रशिया डिसमेंटल होने लगा, रशिया कई भागों में टूट गया, यूरोप में भी चेंजेस आए, यूरोप में ईयू बना,
तो ये सब हमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया को ही दर्शाते हैं कि किस तरह से लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और दूसरी ओर अधिकांश देश ये महसूस करने लगे कि आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग देकर व एक दूसरे से संबंध मजबूत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि जो सारे आपके नए इन्वेंशंस थे, हर कंट्री उन्हें यूज़ कर सके, तो इस तरह की ज़रूरतें महसूस की जाने लगी। आर्थिक रूप से वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व की अर्थव्यवस्था के ऐसे एकीकरण से है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच पूंजी तथा विभिन्न उत्पादनों का मुक्त प्रवाह होने लगे, यानी फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन मैनी कंट्रीज। संस्कृत जब हम कल्चरली लेते हैं तो वैश्वीकरण का संबंध संपूर्ण विश्व की एक सार्वभौमिक संस्कृति का विकास होना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो ट्रेडिशनल जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ की जो विशेषता है वो कम हो जाएंगी या क्या है, पर आप एक तरफ एक बड़ी यूनिफॉर्म सा कल्चर, वर्क कल्चर और लाइफ स्टाइल आप अपनाने लगते हो। यहाँ पर हम उससे लेते हैं। यह सार्वभौमिक संस्कृति वह है जिसमें इंडिविजुअल लिबर्टी, रैशनैलिटी, विकसित प्रौद्योगिकी, एडवांस टेक्नोलॉजी का जो एक्सचेंज और गतिशीलता, हाई मोबिलिटी और उपयोगितावादी मूल्य, आपके जो वैल्यू सिस्टम है वो बिल्कुल कि उपयोगितावादी होना पर ज़्यादा आप एम्फेसिस देते हो या महत्व देते हो। संचार की क्रांति जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशन आया उसने पूरी विश्व को एक कर दिया, जैसे इंटरनेट है, सैटेलाइट है। तो ये सब वैश्वीकरण की विशेषताओं में आ जाता है। वैश्वीकरण की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर वैश्विक नगर की अवधारणा की प्रकृति को समझा जा सकता है। 19वीं सदी की एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में भी हम ग्लोबल सिटी को देख सकते हैं। इसके ग्लोबल सिटी की आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में एकीकरण को बताती है। समय के साथ साथ जब नगर राष्ट्र राज्य के रूप में बदलने लगे तो इनके बीच विकसित होने वाले आर्थिक सांस्कृतिक एकीकरण को ही वैश्विक नगरों के विकास की प्रक्रिया के रूप में देखा जाने लगा। वैश्विक नगर वह है जो राष्ट्रीयता की सीमाओं से बाहर निकलकर आपकी जो नेशन स्टेट की जो बाउंड्रीज है उसे ये क्रॉस कर लेते हैं और विभिन्न राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता, ये आपकी इंटरडिपेंडेंसी और इंटरनेशनल रिलेशंस को अधिक महत्व देने लगे। मानव विकास प्रतिवेदन जो है यूएन का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2000 में आई, में वैश्वीकरण के 4 प्रमुख लक्षण बताए। उन्होंने कहा एक तो है इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी और यूज़ ऑफ इंटरनेशनल सर्विसेज तथा नवाचारों में वृद्धि। ये 4 चीज़ें को इम्पोर्टेंस दी गई इस रिपोर्ट में। एंथनी गिडेंस जिन्होंने कि ग्लोबलाइजेशन पर बहुत वर्क किया है, जिनकी बुक भी है रन अवे वर्ल्ड, वो जो कि ग्लोबलाइजेशन को ही बताती है, उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रम विभाजन को वैश्विक नगर के प्रमुख आधारों के रूप में बताया है। इस तरह से हम ये देखते हैं शॉर्ट में कि वैश्विक नगर की क्या विशेषता है। पहली चीज़ तो इसमें हो गई कि ये हमें डिनोट करता है इंटरनेशनल इकोनॉमी। वैश्विक नगर में उत्पादन, व्यापार तथा वाणिज्य वैश्विक अर्थव्यवस्था ने ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा रहता है, जिसमें कि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड गुड्स है, फ्री सर्विसेज भी एक दूसरी कंट्रीज़ के बीच में का फ्री फ्लो है और मल्टीनेशनल एमएनसीज जो हैं वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ में उनका एस्टेब्लिश होना भी इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ दूसरे देशों की पूंजी भी मुक्त प्रवाह होना शुरू हो जाता है। कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े आर्थिक निगमों और कंपनियों के द्वारा किया जाता है। एक देश में होने वाली प्रौद्योगिकी का लाभ विश्व नगर द्वारा इस तरह से उठाया जाता है कि उस पर
उत्पादन की गुणवत्ता सुधार लाने के साथ साथ ही अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के योग बना सके। आप सुनते होंगे कि जैसे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है पर वो अपने देश में प्रोड्यूस नहीं कर ली क्योंकि दूसरी कंट्री में आपको लेबर सस्ता है, तो वो ये जो आउटसोर्सिंग है वर्क की, ये एक आउटसोर्सिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज और प्रोडक्शन जो है, ये एक ग्लोबल सिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। वैश्विक, अगली विशेषता वैश्विक संस्कृति का प्रादुर्भाव, एमर्जेंस ऑफ ग्लोबल कल्चर, जब प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्थान परिवर्तन और तार्किक जीवन का महत्व बढ़ने लगता है, तब इस दशा को हम आधुनिकता से लेते हैं। जब आधुनिकता की ये प्रक्रिया जब एक विश्व दृष्टिकोण में बदलने लगती है, तब इसी दशा को उत्तर आधुनिकता यानी पोस्ट मॉडर्निज्म भी मॉडर्निज्म कहा जाता है। इसके फलस्वरूप इसका रिजल्ट क्या होता है? जो ग्लोबल सिटी में लोगों की वेशभूषा, खाना पीना, मनोवृत्तियाँ तथा व्यवहार के तरीके का एक ऐसा रूप उभरने लगता है जिसमें अनेक देशों की संस्कृति होती है। जैसे आपको मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, एसएफसी फूड किंग और ब्रांडेड जो चीज़ें आपको हर कंट्री में मिल जाएंगी। ये एक आपको ग्लोबल कल्चर बताता है। इसके साथ साथ राजनीतिक आंदोलन की भी प्रवृत्ति, राजनीतिक प्लस जो सोशल आंदोलन है उनकी प्रकृति भी इंटरनेशनल हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन राइट्स, एड्स के लिए मूवमेंट्स, पर्यावरण, आपके एनवायरमेंटल जितने मूवमेंट्स हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऐसे विषय हैं जो कि जिनके आंदोलन किसी एक देश तक सीमित नहीं है पर वो पूरी तरह से बाहर तक फैले हुए हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल सिटीज़ में रिलीजियस इंटरेक्शन भी इसका बहुत पार्ट है। इसमें इसमें हर धर्म के लिए जो सहिष्णुता है, धर्मों के सिद्धांत और आचारों के बीच इस तरह का आदान प्रदान होता है जिसमें धर्म कट्टरवाद के क्षेत्र से बाहर निकलकर मानववाद के निकट आ सके। धर्म निरपेक्षता की प्रवृत्ति भी इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा है प्रवास की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति कि इंटरनेशनल माइग्रेशन ग्लोबल सिटी के थ्रू बहुत ये जो मतलब ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन, यह प्रवास केवल राष्ट्र के अंदर तक ही सीमित नहीं रहा, अब ये विभिन्न उद्यमों, क्योंकि आपके मल्टीनेशनल कंपनीज हर जगह हैं तो वो दूसरी जगह भी जाकर इसका पार्ट बन जाते हैं, माइग्रेट होकर कहीं भी वर्ल्ड में जॉब कर सकते हैं। इस तरह के जॉब्स हैं। दूसरा है होमोजेनाइजेशन एंड डिफ्रेंशिएशन, समरूपता, विभेदीकरण। इसमें जरूरी नहीं है जो हमने पहले कहा था कि किसी भी राज्यों की मौलिक विशेषताएं खत्म हो, पर उनमें एक औद्योगिक समाज के रूप में वो बदलने लगे हैं और व्यवहारिक रूप में वैश्विक नगरों में एक समरूपता और विभेदीकरण की प्रक्रिया साथ साथ ही चल रही है। ये एक इसकी विशेषता होगी। दूसरा है सैटेलाइट द्वारा संचालित संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो सैटेलाइट के द्वारा है, मतलब वो किसी अब कंट्री नेशन से, आपके स्टेट नेशन से भी अब हो गया, जैसे इंटरनेट, ईमेल, फैक्स, टीवी आदि उपग्रहों से जुड़े हुए हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसने कि आपको वर्ड को बहुत पास ला दिया है। तो ये जो क्लोजनेस हुए, जो समय और स्थान का जो इसमें दूरियां कम हो गई हैं। आधुनिक संचार व्यवस्था का आरंभ आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में हुआ, लेकिन आज ये आपकी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और जो आपकी इंटेलेक्चुअल लाइफ है, इन सभी को प्रभावित कर रहा है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑक्यूपेशन भी इसका बहुत पार्ट है कि आपको डिफरेंट तरीके के जॉब्स क्रिएशन होने लगा इन ग्लोबल सिटीज़ में, जिसमें आईटी सेक्टर, आपका डिफरेंट तरह के आपके इंश्योरेंस और एक नए तरह के आपके बहुत सारे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी ये ग्लोबल सिटी देते हैं। और अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इसमें सारी
एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत हाई रहती है, का बहुत घनत्व जो है बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि 2011 की जनगणना के समय दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी वो 1,60,00,000 से भी अधिक थे, और प्रति वर्ग में 11,320 से भी अधिक लोग रह रहे थे। और इसी तरह बॉम्बे की जनसंख्या 125 करोड़ से भी अधिक है। इसी के ये जो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब को हम पॉजिटिवली ही नहीं ले सकते। इससे जो ग्लोबल सिटी के साथ साथ उन सिटीज़ में गैटो जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था, वैसी स्लम्स की भी ग्लोबल सिटी में समस्याएं बढ़ने लगी। निर्धनता और बेरोजगारी और जो क्लासेस के बीच में जो डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसने एक ग्लोबल कंज्यूमरिज्म को बहुत ज़्यादा विकास किया। तो हम ये नहीं कह सकते ग्लोबल सिटी बहुत ही अच्छा है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के एस्पेक्ट्स हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।